हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस फर्स्ट पेपर द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की हम बात करें, देखो आप, भारतीय समाज। इंडियन सोसाइटी की बात करें हम लोग, आज हम लोग इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रश्न डिस्कस करेंगे हम लोग। कीजिए, एक चीज देखा गया है कि इस टॉपिक पर लगभग मैं 60 से 70 प्रश्न डिस्कस करूंगा और सोशल जस्टिस लोग इतनी के आसपास में डिस्कस करूंगा। वहां से प्रश्न मिल जाना चाहिए। इंडियन सोसाइटी में जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले बात करें हम लोग भारतीय समाज की विशेषता, यह सिलेबस है। और एक चीज, विविधता, तथा अनेकता में एकता, यह आपके सिलेबस में है। देखा जाए तो दूसरी चीज आपके जो सिलेबस में है, महिलाओं की भूमिका, जनसंख्या संबंधी मुद्दे, और नगरीकरण संबंधी मुद्दे आपके सिलेबस में है। तीसरी चीज हम बात करें जो आपके सिलेबस में है, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्मनिरपेक्षता। अगली चीज आपके जो सिलेबस में है, वैश्वीकरण का समाज पे प्रभाव। यस, वैश्वीकरण का समाज पे प्रभाव। अंतिम जो सिलेबस है, सामाजिक सशक्तिकरण। हम सोशल इंपावरमेंट की बात करें, ये आपके सिलेबस में है। सबसे पहले हम बात करें भारतीय समाज की विशेषता क्या है। एक बात ध्यान देना, चीज हम लोग जो टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो भारतीय समाज की विशेषता से। अब एक चीज देखो आप, भारतीय समाज की विशेषता, यदि भारतीय समाज की विशेषता की बात की जाए, कुछ कॉमन पॉइंट हैं। पहली चीज देखा जाए, प्राचीनता एवं स्थायित्व, ये विशेषता है। या प्राचीनता एवं स्थायित्व की बात करें। दूसरी चीज, समन्वयवादी दृष्टिकोण। तीसरी बात, सहिष्णुता। चौथी चीज, धर्म की प्रधानता। यह समाज की विशेषता है। या देखा जाए, अध्यात्मवाद। अगली चीज बात करें हम लोग, वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था। एक चीज, अनुकूलनशीलता। यह समाज की विशेषता है। और सबसे बड़ी चीज तो देखा जाए, सर्वांगीणता।
कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास। में हम विश्वास की बात करें और एक सबसे बड़ी चीज देखा जाए, सादा जीवन उच्च विचार। ये भारतीय समाज की विशेषता है और हम लोग ज्यादातर जो डिस्कस करेंगे इन्हीं पर चर्चा करेंगे हम लोग। भारतीय समाज की विशेषता की हम बात करें, अब ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करें प्राचीनता और अस्थायित्व की बात की जाए। और अस्थायित्व की बात करें हम लोग, हमारा समाज बहुत ही प्राचीन है, प्राचीन है और अनेक ऐसे मूल्य हैं, व्यवस्था है जो प्राचीन काल से विद्यमान है और आज भी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, जाति व्यवस्था, परिवार, विवाह, हम इत्यादि की बात करें, यह प्राचीन काल में भी था, आज भी विद्यमान है। ये जाति व्यवस्था, परिवार, विवाह, इसमें प्राचीनता भी है और अस्थायित्व भी है। मत अस्थायित्व भी है और गतिशील भी है। अब सोचो, ये जाति व्यवस्था पहले भी थी और आज भी है। परिवार की परंपरा पहले भी थी और आज भी है। हम विवाह की बात करें, हम लोग चर्चा इसी पर करेंगे चीज कि देखा ये जाए, ये जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था जाति व्यवस्था का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जहां पद सोपानी की व्यवस्था हो। मतलब हम जब जाति व्यवस्था की बात करते तो जाति व्यवस्था में पद सोपानिक व्यवस्था होती है। पद सोपानिक व्यवस्था होती जाति व्यवस्था में। जाति व्यवस्था में अंतर जाति विवाह का विरोध किया जाता है। विरोध किया जाता है। पद सोपानिक व्यवस्था में क्या होता है, ध्यान दो इस बात को। यदि जाति व्यवस्था की बात की जाए तो जाति व्यवस्था में पद सोपानिक व्यवस्था तो होती ही है। जैसे कुछ जातियां टॉप पर बैठी हैं, कुछ जातियां नीचे बैठी हुई हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है। तो कौन से रीजन है जिससे जाति व्यवस्था कमजोर हो रही है? जैसे ये कहा जाए, ध्यान दो, जैसे ये कहा जाए हमेशा को बातें, जैसे मैंने कहा संस्कृतिकरण। हम संस्कृतिकरण की बात करें, पश्चिमीकरण की बात करें, आधुनिकीकरण की हम बात करें और शहरीकरण की बात करें, वर्तमान आर्थिक व्यवस्था, वर्तमान जो आर्थिक व्यवस्था है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण क्या है देखा ये जाए, हमेशा इन सब ने मिलकर के क्या किया, जाति व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। जाति व्यवस्था कमजोर कर दिया इसने। फॉर एग्जाम्पल,
संस्कृतिकरण का मतलब ये है तथाकथित निम्न जातियों के द्वारा तथाकथित उच्च जातियों की संस्कृति को अपनाना। इससे रहन सहन के आधार पर जो भेदभाव है वो कमजोर हो गया। दूसरी बात, हम पश्चिमीकरण की बात करें, पश्चिमीकरण में क्या होता है, समानता और धर्मनिरपेक्षता की बात करें। पश्चिमीकरण से समानता और धर्मनिरपेक्षता, और जब समानता और धर्मनिरपेक्षता की बात की जाएगी तो प्रत्येक संस्थाओं में सभी की समान भागीदारी की बात की जाएगी, और जब सभी की समान भागीदारी होगी तो जाति व्यवस्था कमजोर। आधुनिकीकरण में क्या हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की गई, और जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करेंगे तो स्वाभाविक है गलत सामाजिक परंपराओं पर चोट पहुंचेगी। शहरीकरण में क्या है, विभिन्न जातियों के लोग आसपास रहने लगे, जब आसपास रहेंगे तो एक दूसरे के रहन सहन को अपनाएंगे। छुआछूत की भावना कमजोर। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में क्या चीज है, औद्योगिकरण और नगरीकरण। औद्योगिकरण से क्या हुआ, योग्यता प्राथमिक हो गई न कि जाति। अंत में देखा यह जाए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान लाया गया। इससे क्या हुआ, जाति व्यवस्था कमजोर हुई। अरे बात है, जाति व्यवस्था कमजोर हुई, किंतु जात की निरंतरता आज भी बनी हुई है। आखिर किस आधार पर कहा जा सकता कि जात की निरंतरता आज भी बनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा पहली चीज, समाज में स्तरीकरण एवं वंशानुगत सदस्यता। दूसरी चीज हम बात करें, अंतर जाति विवाह का विरोध। तीसरी चीज, जाति संगठन का सक्रिय होना। एक चीज सोचो आप, समाज में आज भी लेयरिंग की व्यवस्था है, और बड़ा इश्यू ये है मतलब जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। कमजोर होने के ये रीजन है, लेकिन जाति व्यवस्था पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाई। क्यों कि आज भी समाज में लेयरिंग है, स्तरीकरण है और वंशानुगत सदस्यता होती है। अंतर जाति विवाह का विरोध आज भी होता है और जाति संगठन सक्रिय है आज भी। अब प्रश्न ये उठा, एक चीज सोचो आप, ठीक है, प्रश्न ये, यदि ये कहा जाए कि समाज को समझना है तो जात को समझना होगा, कि बिना जात को समझे हम समाज को समझ ही नहीं सकते। तो इस तरह का ये कहा जाए कि समाज को समझने के लिए जात को समझना जरूरी, सॉरी, जाति व्यवस्था को समझना जरूरी। यदि समाज को समझना है तो जाति व्यवस्था को समझना जरूरी है। रीजन क्या है, ऐसा क्यों? हम जब रीजन ये है, उसके पीछे पहला रीजन देखा ये जाए कि आज भी समाज में कार्यों का विभाजन, कार्यों के विभाजन में जात की भूमिका। फॉर एग्जाम्पल, किस जात के लोग कौन सा कार्य करेंगे, आज भी यह मायने रखती है समाज में।
दूसरी चीज बात ये किया जाए, हमें समाज में जो इंटरेक्शन होता है ना, इंटरेक्शन मतलब समाज में अंतर क्रिया के निर्धारण में जाति प्राथमिक, आज भी जाति प्राथमिक है। तीसरी चीज देखा जाए, समाज में अपनी जात में विवाह को महत्व दिया जा रहा है। हम जब समाज की बात करें, आज भी विवाह को, और एक सबसे बड़ी चीज देखा ये जाए कि अनेक ऐसी जातियां जिन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया है, जैसे आदिवासी समुदाय, हम आदिवासी समुदाय की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक चीज, समाज में कार्यों के विभाजन में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, जब भी इंटरेक्शन होता है तो इंटरेक्शन में जाति प्राथमिक है। तीसरी चीज, समाज में अपनी जात में विवाह को महत्व दिया जाता है। और चौथी बात, अनेक ऐसी जातियां जिन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया है। यह इंगित करता है कि जात को समझे बिना हम समाज को नहीं समझ सकते। तब प्रश्न ये उठा, क्या भविष्य में जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी? दो बातें, क्या भविष्य में जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? क्या जो भविष्य में जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी या नहीं होगी? हमेशा ध्यान दो, इसको लेकर दो दृष्टिकोण है। हमेशा यह कहा जाता है कि एक दृष्टिकोण यह है, जाति व्यवस्था कमजोर हो जाएगी, किंतु दूसरा दृष्टिकोण यह है, जाति व्यवस्था के समाप्त होने की गारंटी नहीं है। अब एक चीज सोचो, यह कहा जाए कि जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन क्या चीज है? क्योंकि जाति व्यवस्था से समाज के लोगों को लाभ मिलता है। सिंपल चीज है। रीजन क्या चीज है? यह संयुक्त परिवार एवं जाति व्यवस्था से समाज के सदस्यों को वैसा ही लाभ प्राप्त जैसा कि कल्याणकारी राज्य में प्राप्त होता है। हमेशा रीजन क्या चीज है? एक जाति संगठन इसीलिए नहीं लगता है कि लोग जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए तैयार होंगे।
और एक सबसे बड़ी चीज तो देखा ये जाए, पहली बात। दूसरी बात, जाति से समाज में सांस्कृतिक समरूपता स्थापित, एक चीज देखा जाए। तीसरी चीज देखा जाए, राजनीतिक दलों के द्वारा जाति व्यवस्था को महत्व तथा जात के आधार पर वोटों का हम ध्रुवीकरण की बात करें, इसलिए संभावना कम है। अगली पेज देखा जाए। देखा ये जाए, रीजन ये है, सोशल मीडिया के सोशल मीडिया के द्वारा दूर दराज के जातीय संगठनों में परस्पर हम वार्ता की बात करें, हम परस्पर वार्ता की बात करें, इसका मतलब है जाति व्यवस्था खत्म होने वाली नहीं है। देखा, और सबसे बड़ी चीज ये देखा जाए कि वर्तमान में चल क्या रहा है। वर्तमान में जाति सूचक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग बढ़ा है, देखा जाए तो। इसे यह कहा जाता है कि फ्यूचर में जाति व्यवस्था खत्म होने वाली नहीं है। अब एक प्रश्न बात करें, ये तो जाति व्यवस्था कमजोर होगा, पर जात की निरंतरता लगातार बनी हुई है। यदि समाज को समझना है तो जात का अध्ययन जरूरी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या भविष्य में जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी? तो कहा गया नहीं, कमजोर अवश्य होगा पर खत्म नहीं होगा। तो प्रश्न ये उठा, ये तो जाति व्यवस्था प्राचीनता और स्थायित्व की बात करें। अब हम बात करें परिवार। परिवार की जब बात करते हैं तो परिवार में होता कौन है? पति प्लस पत्नी प्लस बच्चे प्लस मां बाप, ये परिवार है ये। लेकिन परिवार का जो आधार है, ये टीका किस पर है? परिवार, ये टीका है विवाह रूपी पिलर पर। अब एक चीज सोचो, ये विवाह रूपी पिलर पर ही परिवार टिका हुआ है। लेकिन हम जब परिवार की बात करें, परिवार जरूरी क्यों है? यदि परिवार के जरूरी होने की बात करें, एक सबसे बड़ा इश्यू यह है कि देखा जाए कि परिवार क्यों जरूरी है। परिवार होने से लाभ क्या होता है? एक, परिवार का महत्व क्या है? जब परिवार के महत्व की बात करें तो पहली बात, ये परिवार भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सपोर्ट देता है। एक भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समर्थन देता है परिवार। यह करता क्या है? यह सामाजिककरण को प्रोत्साहित करता है।
ये प्रोत्साहन देता है। तीसरी चीज देखा जाए, ये करता क्या, प्रजनन को संस्थागत बनाकर यौन आचरण को नियमित करता है। यह बनाकर यौन ये आचरण का नियमन करता है। और एक चीज, व्यवस्था और स्थिरता को बढ़ावा देता है। व्यवस्था स्थिरता को यह बढ़ावा देता है। अब एक बात ध्यान दो इस बात को। लेकिन प्रश्न ये उठा, परिवार तो जरूरी है, एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समर्थन देता है। यह समाजीकरण को प्रोत्साहित करता है, प्रजनन को संस्थागत बनाकर यौन आचरण का नियमन करता है, ये व्यवस्था और स्थिरता को प्रमोट करता है। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। खड़ी ये कि पहले ज्वाइंट फैमिली होते थे, संयुक्त परिवार। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, संयुक्त परिवार की बात करें, ये ज्वाइंट फैमिली था, लेकिन अब क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार एकल परिवार में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो संयुक्त परिवार है, एकल परिवार में रूपांतरण। रीजन क्या चीज है, इसके पीछे कौन कौन से कारण ये है। एक बात ध्यान दो, रीजन ये है, देखा जाए परिवार के आकार में वृद्धि, ये रीजन है। दूसरी चीज बात करें हम लोग, कृषि पर तथा रोजगार के लिए बाहर जाना। ये देखा जाए। तीसरी बात हम बात करें, परिवार में त्याग और समर्पण। धैर्य की समाप्ति। अगली चीज, हम स्वार्थ की बात करें, स्वार्थ को महत्व, निजता को महत्व की बात करें, और स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा। निजता के अधिकार को महत्व। पहली चीज, स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा। जीवन एक जीने की इच्छा चल रही है। और एक बड़ी चीज देखा जाए, लोकतांत्रिक, हमेशा बुजुर्गों द्वारा परंपरागत मूल्यों को महत्व। इन सबने क्या किया, एक चीज देखा जाए, ज्वाइंट फैमिली एकल परिवार में कन्वर्ट हो गई। प्रश्न ये उठा, अब एकल परिवार में कन्वर्ट होगी, इसका परिणाम क्या हुआ। एकल परिवार में कन्वर्ट तो हुआ, लेकिन
इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम की बात करें, परिणाम परिणाम ये हुआ कि अवसाद की समस्या में वृद्धि, आर्थिक लाभ को महत्व, क्योंकि लाभ से रिश्तों की महत्ता कम, रिश्तों की महत्ता कम। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, ये इसका परिणाम हुआ। देखा ये जाए, वृद्धाश्रम को प्रोत्साहन, ये चीज है। मतलब पहले ज्वाइंट फैमिली थी, वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई। ले महत्व देना, जिनको नए युवा पसंद नहीं करते, इसको कहते हैं कल्चरल क्लैश होता है। युवाओं की संस्कृति पहचान आवश्यकता अलग है। बुजुर्ग क्या कहता है कि अपनी जात में शादी करो, युवा को लगता है नहीं यार, मैं जिससे चाहूं उससे शादी करूं। बातें समझ में आ गई? ये क्लेश, बुजुर्ग कहता है ड्रिंक मत करो, युवा क्या कहता है मुझे ड्रिंक करना अच्छा लगता है। ये मेरी सोसाइटी है। युवाओं को लगता है कि बुजुर्ग उनकी स्वतंत्रता में बाधक साबित हो रहे हैं। मूल्य, हाँ ये कह सकते हो आप। क्लियर? अब एक चीज, लेकिन अब समस्या क्या खड़ी हो गई है, किंतु वर्तमान में परिवार के समक्ष, परिवार रूपी संस्था के समक्ष अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। रीजन क्या चीज है? उसके पीछे पहला रीजन ये है कि लिविंग रिलेशनशिप, की बढ़ती स्वीकार्यता, जो लिविंग रिलेशनशिप है कि बढ़ती स्वीकार्यता, उसे परिवार लगातार कमजोर हो रहा है। देखा जाए तो उसके सामने एक अस्तित्व का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। दूसरी चीज देखा जाए, परिवार के बाहर शारीरिक, आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन उपलब्ध होना। लोग विवाह नहीं करना चाहते, विवाह करना ही नहीं चाहते। कई बार क्या होता है कि निजता के अधिकार को महत्व, राइट टू प्राइवेसी, परिणामता विवाह के प्रति अनिच्छा का भाव अब ये पैदा होने लगा है। एक चीज देखा ये जाए, ये सारी चीजें स्थिति क्रिएट होने लगी है, लोग विवाह करना ही नहीं चाहते। होता क्या है, एआई से
और एक चीज देखा जाए, सिंगल पेरेंट्स को महत्व मिलना, वो लोग तकनीक का सहारा लेकर के बच्चे पैदा तो कर रहे हैं, तो शादी नहीं करना चाहते। नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कृत्रिम रोबोट से लोग शादी कर रहे हैं। जापान में शुरुआत हो चुकी है। अब एक समस्या खड़ी हो गई है, क्या किया जाए? हमेशा दिक्कत क्या चीज है, ये बातें समझ में आ गई? हम्म? हाँ बिल्कुल कह सकते हो आप। अब फ्यूचर में रोबोट भी बच्चा पैदा करेगा, क्योंकि सारी मशीन तो रोबोट के अंदर ही लगा देंगे ना वो। प्रखंडी शिशु में क्या किया जाता है, ओबम को फर्टिलाइज कराया जाता है, अब रोबोट के अंदर लगा दिया जाएगा। जब रोबोट के अंदर ही लगा रहेगा और इस तरह की बॉडी डेवलप की जा रही है, तो वो एकदम लगता है कि वो इंसान है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हो, आपको पढ़ाएगा भी, घर का सारा काम करेगा, एक अच्छी पत्नी, और दायित्व का बोझ भी नहीं है, वो लड़ेगा भी नहीं आपसे। नहीं, तो ये फायदा है। लेकिन प्रश्न ये उठा, देखा जाए परिवार का जो आधार है, विवाह है। किंतु विवाह रूपी संस्कार अपना महत्व खो रहा है। आगे क्यों, हम किस आधार पर कहेंगे विवाह रूपी संस्कार अपना महत्व खोता जा रहा है? रीजन ये है, स्वतंत्रता को महत्व देने के कारण कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मैरिज की बढ़ती स्वीकार्यता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की स्वीकार्यता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, विवाह करेंगे 2 साल के फिर अलग हो जाएंगे, जबकि विवाह में तो आजीवन होता है ना, एक संस्कार है। अब एग्रीमेंट हो रहा है, भाई हम 2 साल तक रहेंगे। दूसरी चीज देखा जाए, समलैंगिक विवाह, अब एक चीज बताओ, सेम सेक्स के लोग विवाह बंधन में बंध जाएंगे, क्या बच्चे को जन्म दे पाएंगे? तो समलैंगिक विवाह की बात करें हम लोग। तीसरी चीज देखा जाए, एक चीज बात करें, बिना विवाह किए आधुनिक तकनीक के माध्यम से पिता या मां बनना, बिना विवाह किए आधुनिक तकनीक के माध्यम से या तो पिता या मां बनने की बात करें। अगली चीज, निजता के अधिकार को महत्व, निजता के अधिकार को महत्व, राइट टू प्राइवेसी को महत्व मिल रहा है, और चूंकि निजता के अधिकार को महत्व, परिणाम तक विवाह के प्रति अनिच्छा, यह स्थिति शुरू हो चुकी है। अंत में देखा जाए कि
ब्रैकेट में जापान, एआई से विवाह पर बल। इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो विवाह भी अपना महत्व तेजी से खो रहा है। क्लियर? इसका मतलब ये है, परिवार के सामने भी संकट पैदा हो चुका है। अब विवाह रूपी संस्कार तो अपना महत्व खो ही रहा है। देखा जाए तो प्रश्न ये उठा, ये तो विवाह की बात, मतलब पहली चीज प्राचीनता और अस्थायित्व की बात करें। चलें, पुनः एक प्रश्न, भारतीय समाज की जो दूसरी विशेषता क्या है, मैं लिखवा है समन्वयवादी। दूसरी विशेषता जो लिखवाया मैंने, समन्वयवादी दृष्टिकोण। अब इसे देखो आप, ये जो दृष्टिकोण है ये भारतीय समाज की विशेषता है। समन्वयवादी दृष्टिकोण से क्या हुआ? समन्वयवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? इस दृष्टिकोण का मतलब होता है कि अलग अलग समाज एवं संस्कृति के अच्छे तत्वों को अपने आप में समाहित कर लेना। सिंपल इसका यह कहा जाए, समाज एवं अच्छे तत्वों को अपनी संस्कृति में समाहित कर लेना, यह समन्वयवादी दृष्टिकोण है। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण क्या है? इंडो इस्लामिक शैली का विकास, इंडो इस्लामिक, ये एग्जाम्पल है एक दीन इलाही धर्म का विकास। उर्दू भाषा का विकास, और एक चीज देखा जाए, सूफी संप्रदाय, भारत के रहस्यवाद का संस्करण है। अब ये एग्जाम्पल है, सोचो इंडो इस्लामिक शैली का विकास हुआ, दीन इलाही धर्म का विकास हुआ। क्योंकि दीन इलाही धर्म का विकास हुआ, हमेशा ध्यान दो इस बात को। अच्छा, इसके कारण क्या हुआ? इस दृष्टिकोण का लाभ क्या मिला? इस दृष्टिकोण से पहला लाभ यह हुआ कि बाहरी आक्रमण के बावजूद हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई। जो बाहरी आक्रमण हुआ उनके बावजूद हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई। दूसरी तरफ देखा जाए, इस दृष्टिकोण के कारण क्या हुआ? अनुकूलनशीलता का विकास हुआ। और अनुकूलनशीलता से क्या हुआ? गतिशीलता। और गतिशीलता से क्या हुआ?
समय के अनुरूप परिवर्तन के साथ स्थायित्व, ये बड़ी अच्छी बात है। ये समन्वयवादी दृष्टिकोण की बात करें हम लोग, इंडो इस्लामिक। अगली जो विशेषता यह है, भारतीय समाज की जो अगली, आप डाल सकते हो। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल आप उसको डाल सकते हो, आप बिल्कुल चलें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, पाश्चात्य संस्कृति का क्या कमाल का प्रभाव रहा। मैंने क्या कहा, हमारे पहनावे में भी परिवर्तन आ चुका है, हमारे बोलचाल में भी परिवर्तन आ चुका है। तीसरी जो विशेषता है हमारे समाज की, सहिष्णुता, ये हमारे समाज की विशेषता है। इसका अर्थ क्या होता है? पसंद न करने के बावजूद स्वीकार करना, पसंद न करने के बावजूद स्वीकार करना, यह सहिष्णुता है। लेकिन आधार क्या है? हम किस आधार पर कहते हैं कि भारतीय समाज सहिष्णु है? प्रमाण क्या है? इधर देखा जाए, सहिष्णु होने का प्रमाण क्या है? प्रमाण या आधार क्या है? पहला जो आधार देखा जाए, भारत में बहुदेववाद की परंपरा है। मतलब एक ही परिवार में अलग अलग सदस्यों के द्वारा अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है, यह सहिष्णुताई तो है। और क्या कमाल की चीज है, एक मंदिर होता है, उस मंदिर में अलग अलग देवता भी होते हैं, एक साथ होते हैं, अलग एक दूसरे की पूजा में शामिल भी होते हैं। हाँ, अलग तस्वीर है, कोई शंकर भगवान का, कोई गणेश भगवान, कोई हनुमान जी का, कोई दुर्गा जी का, कोई राम, तमाम चीजें। अब कोई विरोध नहीं है। अच्छा, मंदिरों में देखा होगा कोई बलि देता है और कोई लड्डू को भोग लगाता है, पूजा पद्धति भी अलग अलग है, सहिष्णुता है। दूसरी चीज देखा जाए, सनातन धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप की प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध एवं उदय तथा उसकी स्वीकार्यता, बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ और समाज ने उसे स्वीकार भी कर लिया, कोई विरोध नहीं हुआ। तीसरी चीज बात करें हम लोग, इस्लाम एवं आने के साथ तत्वों की स्वीकार्यता बढ़ी। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम तो आया हमारे यहां, ईसाइयत भी आया, और इस्लाम के अच्छे तत्वों को हमने स्वीकार कर लिया, ईसाइयत के अच्छे तत्वों को स्वीकार कर लिया, विरोध का भाव नहीं था। और मध्य एशिया जब आक्रमणकारी आए, तो मध्य एशिया से कोई मुसलमान नहीं आया, जो आक्रमणकारी आए वापस चले गए।
भारतीयों ने क्या किया? जो सनातनी थे या बौद्धिस्ट थे या जैन थे, उन्होंने इस्लाम को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। बातें समझ में आ गई? एक तरह से देखा जाए, मुसलमान मध्य एशिया से नहीं आए इंडिया में। सिंपल चीज। इसका मतलब क्या था? मुझे इस्लाम से भी कोई नफरत नहीं, ईसाई से भी कुछ नहीं। सारी बात है, आप स्वतंत्र हो, जिसको चाहो उसको एक्सेप्ट करो। आप हमने इस्लाम को भी स्वीकार किया और ईसाइयत को भी स्वीकार किया। हमने बौद्ध धर्म का भी स्वागत किया और जैन धर्म का भी स्वागत किया हमने। ये सहिष्णुता है। और क्या कमाल की सहिष्णुता है! आपने देखा होगा, ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक दीवार है, दीवार के इधर मंदिर है, इधर मस्जिद है। अनेक क्षेत्रों में ऐसा है। ये सहिष्णुता देखा जाए तो। बातें समझ में आ गई? और एक सबसे बड़ी चीज हम बात करें, वो क्या? अध्यात्म के साथ अर्थात वैदिक के साथ चारवाक का विकास। एक चीज सोचो जरा, एक ही परिवार के अंदर एक चारवाकी था, एक वैदिक धर्म का अनुयायी था। कोई विरोध नहीं। परिवार का एक सदस्य वेद की पूजा करता था, अब उसी परिवार का दूसरा सदस्य वेद को जलाता था। चारवाकी वेद का विरोध करते हैं। और क्या कमाल का संवाद था! चारवाक कहता है कि ईश्वर नहीं है, पर जो सनातनी थे वो कहते थे ईश्वर है। और सबसे अच्छी बात तो ये थी हमारे समाज में, एक पिता के 3 पुत्र और तीनों की आइडियोलॉजी, एक चारवाकी है और दूसरा सनातनी है और तीसरा न तो चारवाकी है न तो सनातनी है, वो न्यूट्रल है। अब कोई विरोध नहीं। एक तो वेद पर पैर रख करके भोजन करता था और दूसरा उसी वेद की पूजा करता था। हाँ, तर्क होता था। चारवाकी कहते थे वेद गलत है, चारवाक कहता वेद को जला दो। बातें ये सहिष्णुता है। विरोध का कोई बात, तुम्हारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, तुम वेद को पसंद करो ना करो, तुम ईश्वर को पसंद करो या ना करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सब ईसा पूर्व पहले की बात चल रही है। ये सहिष्णुता। बातें समझ में आ गई? यदि आज चारवाकी होता, ऐसा लोग चारवाक को मार देते। बातें समझ में आ गई? एक चीज सोचो जरा, ये हमारी सहिष्णुता है। आपने कभी गौर किया होगा, हम दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, नहीं हम क्रिसमस डे भी मनाते हैं। दोस्त क्या भले ईद की मुबारकबाद देने जाएं, भले सेवई के लालच में ही जाए, पर जाते जरूर थे। ठीक है, ये सहिष्णुता हमारे समाज की बात करें हम लोग। क्लियर? और एक सबसे बड़ी चीज, ये प्रमाण है, सबसे बड़ी चीज देखा ये जाए, एक तरफ हमारे परंपरागत संस्कृति भी है और दूसरी तरफ वेस्टर्न संस्कृति भी है। नहीं, हमारे थाली में आपने गौर किया होगा, हमारे थाली में चावल दाल भी होता है और पिज्जा बर्गर भी होता है कि नहीं? पिज्जा बर्गर वेस्टर्न कल्चर, कोई नफरत का भाव नहीं है कि हम पिज्जा नहीं खाएंगे, बर्गर नहीं खाएंगे। कई बार तो पार्टियां होती, पिज्जा बर्गर की पार्टी होती है। ये सहिष्णुता। बातें समझ में आ गई? इसका मतलब क्या चीज है, हमेशा ध्यान दो। भारतीयों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति और वेस्टर्न कल्चर का स्वागत करना, और लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को स्वीकार भी किया। वस्तुतः देखा जाए, ये जो सहिष्णुता है, ये हमारे आधार है। हम इस आधार पर कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा समाज सहिष्णु है,
या सहिष्णुता समाज की विशेषता है। लेकिन हम जब सहिष्णुता की बात करते हैं तो सहिष्णुता समाज के लिए यूनिक है। आगे बात है, ये जो सहिष्णुता है समाज की अद्वितीय विशेषता है। ये एक यूनिक विशेषता या सहिष्णुता, रीजन क्या चीज है, ऐसा हुआ क्यों? कारण ये है, प्रत्येक संस्कृति एवं सहिष्णुता से क्या हुआ, सांस्कृतिक विविधता का विकास हुआ। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी के कारण, डाइवर्सिटी का जो मूल आधार है वह सहिष्णुता है। तीसरी चीज, इस सहिष्णुता से क्या हुआ, अनुकूलनशीलता का विकास हुआ। और जब अनुकूलनशीलता का विकास हुआ तो समय के अनुरूप समाज एवं जब गतिशीलता आई, एक चीज सोचो, संस्कृति में निरंतरता, आज जो हमारे समाज और संस्कृति में निरंतरता है। दूसरी चीज देखा जाए, इसने क्या किया, समन्वयवादी दृष्टिकोण का विकास किया। जो समन्वयवादी दृष्टिकोण है, इसका इसने उस समन्वयवादी दृष्टिकोण का विकास किया। इससे हुआ क्या, अनेक संस्कृतियों के अच्छे तत्वों को भारत आने वाले अनेक संस्कृतियों के अच्छे तत्वों को स्वीकार कर लिया गया और सम्मान की भावना थी। अब इससे हुआ क्या, भारतीय समाज में एक निरंतरता बनी रही है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि दर्शन और संस्कृति ये दोनों समृद्ध हुआ है। ये सब मिल करके हमारी संस्कृति को कितना बेहतरीन बना दिया है, देखा जाए तो। लेकिन बातें समझ में आ गई। अब एक चीज सोचो जरा, लेकिन अब देखा ये जाए, सहिष्णुता कमजोर हो रही है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, भारत में सहिष्णुता में कमी आ रही है। रीजन क्या चीज है,
राजनीतिक दलों के द्वारा धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण। जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों द्वारा किया क्या जा रहा है? धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण तथा अन्य धर्म का डर दिखाना। दूसरी चीज, वैचारिक मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता का विकास। अपने धार्मिक एवं वैचारिक मूल्यों के प्रति अपने धार्मिक एवं जो वैचारिक मूल्य है ना, उन मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता का विकास होगा। और इसने क्या किया? तथा उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित करना। दिक्कत यह है, तीसरी चीज देखा जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाओं पर चोट, नकारात्मक टिप्पणी करना, सोशल मीडिया के द्वारा किसी धर्म पर नेगेटिव कमेंट किए जा रहे हैं। और एक चीज देखा जाए, जो सांप्रदायिक दंगे हैं, उन दंगों की बहुलता लगातार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। दंगों की जो बहुलता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रश्न आप देखो, ये सारी बातें हैं। सहिष्णुता, अगली जो विशेषता है वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। अच्छा, एक और चीज, इतना ही की पॉइंट को याद रखना है। हाँ हाँ, पूरी इंडियन सोसाइटी का पूरा क्लास 10-12 पेज में सिमट जाएगा, इससे ज्यादा है ही नहीं। अब देखो, आप वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था की बात करें, दो चीज है। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसका सामान्य अर्थ होता है योग्यता और क्षमता के आधार पर कार्यों का विभाजन। आधार पर कार्यों का विभाजन, योग्यता और क्षमता के आधार पर जो है ये कार्यों का विभाजन, यही वर्ण व्यवस्था ही है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। वर्ण व्यवस्था का मतलब यही होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होती है। अरे बात, इस वर्ण व्यवस्था में क्या होता है? इसमें निर्धारित
दायित्व के अनुपालन प्रबल इस वर्ण व्यवस्था में आप ध्यान दो इस बात को। इस वर्ण व्यवस्था से क्या होता है, इसके माध्यम से समाज में शक्ति संतुलन और अनुशासन प्रबल। शक्ति संतुलन एवं अनुशासन पर बल दिया गया। सारी बात है। अच्छा, चार वर्ण की बात करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हम शूद्र की बात करें, ये चार वर्ण की बात करें हम लोग। ब्राह्मण का काम था ज्ञान देना, क्षत्रिय का काम था सुरक्षा करना, वैश्य का काम था उत्पादन करना, शूद्र का काम था सेवा करना। एक परिवार में चारों वर्ण के लोग रहते थे। एक पिता के चार पुत्र हैं और चारों अलग अलग वर्ण के थे। एक ब्राह्मण था जिसका स्वभाव था ज्ञान देना, वो ब्राह्मण। जिसके अंदर साहस था वो क्षत्रिय। जो बिजनेसमैन था वो वैश्य था। जो सेवक था, सेवक समाज की सेवा करना, जैसे आईएएस समाज का सेवक है, एक डॉक्टर समाज का सेवक है, एक इंजीनियर समाज का क्या है, सेवक है। एक ब्यूटिशियन देखा होगा, ब्यूटी पार्लर, वो सब समाज के क्या है, सेवक है। बाल काटने वाला क्या है। बातें समझ में आ रही बात है। एक चीज सोचो आप, जैसे एक आपकी गाड़ी खराब हुई, दुकानदार के पास ले गए, वो आपकी सेवा कर रहा है, वो सेवक है। सेवा कई तरीके की होती है, चाहे मानसिक, चाहे शारीरिक, चाहे भौतिक सेवा की बात करें। हम देखा होगा मंदिरों में, मस्जिदों में बहुत सारे लोग सेवा करते हैं गरीबों की। नहीं, वो शूद्र है। पहले यह कर्म आधारित था, बाद में यह जन्म आधारित हो गया। वर्ण व्यवस्था की बात करें, और आज भी वर्ण व्यवस्था जारी है। हम जो आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, डीएसडीएम बनने की, हम सेवक बनने जा रहे हैं। और सेवक किसको कहते हैं, शूद्र को कहते हैं। अरे बात है, जो सेवक है, तो चार वर्ण की बात करें, पर क्या कमाल का अनुशासन था। इस वर्ण व्यवस्था से क्या हुआ, इसके आधार पर समाज में अनुशासन, जैसे ज्ञान का अधिकार रखने वाले को राज्य के अधिकार से वंचित करके ज्ञान के लालच से अब एक चीज देखो आप, समाज में अनुशासन, जिसके पास ज्ञान का अधिकार था उस राज्य के अधिकार से वंचित रखा गया। और ताकि सॉरी रुक जाओ, मैं इस ज्ञान ने धन के लालच से दूर रखने की कोशिश की गई। मतलब जो ज्ञानी है, जो ज्ञान बांटता है, आज भी वर्ण व्यवस्था जारी है। एक शिक्षक ब्राह्मण है, जितने शिक्षक हैं वो किसी भी जात का हो, सब ब्राह्मण है। जितने भी मिलिट्री में लोग जवान हैं, मिलिट्री, पुलिस प्रशासन, खुफिया विभाग, वो सब के सब क्या, क्षत्रिय हैं।
जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब के सब क्या है? वैश्य है। और जितने भी सेवक हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सारी बातें, जिस भी रूप में सेवा देता हो आपको। अब सोचो, होटल का मैनेजर वो भी तो सेवा दे रहा है, नहीं? एक भोजन बनाने वाला वो भी तो सेवा ही दे रहा है। सेवा ये अलग चीज, सेवा के बदले वो कीमत लेता है, वो अलग चीज है। आपको पानी पिला रहे वो भी सेवा है। आप ठेले पे गए, जो भी कुछ खाया आपने, छोले भटूरे बना के दे, वो भी तो सेवा ही कर रहा है, वो भी शुद्र है। वो तो जो सेवक है, ये बातें समझ में आ रही? एक चीज सोचो, ये वर्ण व्यवस्था है ये, लेकिन वर्ण व्यवस्था का कालांतर में विरोध शुरू हो गया। ये बड़ा साइंटिफिक था। साइंटिफिक इसलिए था, इसे वैज्ञानिक क्यों कहा गया था? कारण क्या था? योग्यता और क्षमता के आधार पर कार्यों का विभाजन। यदि आपकी योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन किया जाए तो आप अपने कार्य का बेहतर तरीके से अनुपालन करोगे। अब जिसके अंदर साहस ही नहीं है, उसको सेना पर लड़ने के लिए भेज दो, क्या लड़ पाएगा? भाग खड़ा होगा। जिसके अंदर ज्ञान ही नहीं है, नेचर ही नहीं है, उसको शिक्षक बना दो, क्या पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो हर व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की क्षमता क्या होती है, और ये प्रकृति प्रदत्त है। ये देखा, कुछ लोगों का बचपन से स्वभाव उसको बिजनेसमैन बनना है, कुछ लोगों को बचपन से स्वभाव होता है उसको आईआईटी क्वालिफाई करना, डॉक्टर बनना है, मतलब सेवक बनना है। नहीं, वो बचपन से लगता है। हमेशा ध्यान दो, आपने एक चीज देखा होगा, ये चीज कुछ लोगों को लगता है कि मुझे फौज में जाना है, नहीं, अब बड़े शान के साथ, वो नेचर है, वो बड़े साहसी लोग होते हैं, उनको डर नहीं लगता है। क्लियर? तो ये चीज देखो आप, इसलिए इसे साइंटिफिक कहा गया। अंबेडकर ने इसका विरोध किया। अंबेडकर ने विरोध क्यों किया इसका? एक वर्ण व्यवस्था, उनका मानना था कि जाति व्यवस्था को क्या करता है? प्रमोट करता है। इस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए वर्ण व्यवस्था का खत्म होना बहुत जरूरी है। ये अंबेडकर के विचार है ये, पर गांधी ने इसे साइंटिफिक माना है। क्लियर? अब एक चीज देखो आप, अच्छा एक चीज बात करें, प्लेटो के विचारक है। प्लेटो क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, स्वभाव के अनुसार कार्य का विभाजन और निर्धारित कार्य का अनुपालन ही न्याय है। प्लेटो ने क्या कहा? यह प्रकृति अलग अलग है, स्वभाव प्रकृति एकदम अलग अलग है। सारी बात है। स्वभाव के अनुसार कार्य का विभाजन तथा अनुपालन ही न्याय है। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो भी एक तरह से, प्लेटो के जो जस्टिस थ्योरी है वो भी वर्ण व्यवस्था की तरह ही है। और प्लेटो ने समाज को 3 भागों में डिवाइड किया। शासक, जिन विवेक की प्रधानता होती है। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, विवेक प्रधान, साहस प्रधान और तृष्णा प्रधान। सारी बात है। तो प्लेटो कहता है कि समाज में ये लोग विवेक प्रधान, साहस प्रधान और तृष्णा प्रधान, ये जो है, जो विवेक प्रधान है, ये क्या करेंगे? शासन का काम करेंगे।
इसे शासक वर्ग कहता वो। ये जो है सुरक्षा का काम करेंगे और ये जो है उत्पादन का काम करेंगे। इसे उत्पादक वर्ग कहता है ये। अब एक से और कहता क्या है, समाज में तीन तरह के लोग होते हैं। जिसके अंदर विवेक की प्रधानता है वो शासक बनेगा, जिसके अंदर साहस की प्रधानता है वो सुरक्षा का काम करेगा, और जिसके अंदर तृष्णा की प्रधानता है वो उत्पादन का कार्य करेगा। उत्पादक वर्ग तीन तरह के लोग होते हैं समाज में। ये प्लेटो ने कहा एक प्रकार के वर्ण व्यवस्था ही तो है देखा जाए तो। चले अच्छा, अगली जो विशेषता है भारतीय समाज की, सर्वांगीणता। हम जब सर्वांगीणता की बात करेंगे, सर्वांगीणता देखो जरा। सर्वांगीणता का मतलब ये कि भारतीय समाज का संबंध किसी एक जाति या धर्म से नहीं है। भारतीय संबंध किसी एक जाति या धर्म से न होकर सभी से संबंधित हो। अर्थात भारतीय समाज के निर्माण में शासक, किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी की भूमिका है। हम सर्वांगीणता की बात करें, किसी एक की भूमिका नहीं है, सभी की भूमिका है। ठीक है। देखा होगा, इसीलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि सभी सुखी रहें। यह सर्वांगीणता है। यह सर्वांगीणता है। अच्छा, अनुकूलनशीलता भारतीय समाज की अगली विशेषता है। इसका अर्थ क्या है? बदलते समय के अनुरूप समाज और संस्कृति में परिवर्तन होना। बदलते समय के अनुरूप समाज एवं संस्कृति में परिवर्तन होना। अच्छा, यह महत्वपूर्ण क्यों? रीजन ये है, इससे भारतीय समाज और संस्कृति में
भारतीय समाज एवं संस्कृति में अस्थायित्व के साथ निरंतरता बनी रहती है। ये बड़ी अच्छी बात है ये। और दूसरी चीज देखा ये जाए, दीर्घ जीवन के लिए सामंजस्य बनाए रखने में सहायक। ये बड़ी अच्छी बात है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज, सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहन। हमारा जो समाज है वह गतिशील बना रहता है। सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलता है। ये बातें समझ में आ गई। अनुकूलनशीलता की बात करें हम लोग, आप देखो, अब बदलते हुए समय के अनुरूप समाज और संस्कृति में परिवर्तन होना, यही अनुकूलनशीलता, एडाप्टेशन की बात करें हम लोग। महत्वपूर्ण क्यों है? समाज और संस्कृति के अस्थायित्व के साथ निरंतरता, स्टेबिलिटी भी है और कंटिन्यूटी भी है। दीर्घ जीवन के लिए समाज और समय के साथ सामंजस्य बनाए रखने में सहायक। और तीसरी बात, सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलता है। क्लियर? अगली चीज बात करें हम लोग, अगली जो विशेषता देखा होगा, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास है। यहां कर्म सिद्धांत की बात करें, कर्म सिद्धांत का मतलब यह है प्रत्येक मानव को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह कर्म सिद्धांत का मतलब है। ये कर्म सिद्धांत कहता है कि कर्म के अनुसार ही अगले जन्म में शरीर का निर्धारण। यह कर्म सिद्धांत, आप जैसा कर्म करोगे ना, अगले जन्म में वैसा शरीर मिलेगा। मानव का शरीर मिलेगा, पशु का शरीर मिलेगा कि पक्षी का शरीर मिलेगा। ठीक है, अब जैसा, ये कर्म सिद्धांत है। क्लियर? बातें समझ में आ गई? एक चीज सोचो आप, चले, अच्छा, हमारे समाज में आपने देखा होगा, हम फिल्मों में भी, भाई ईश्वर पर तो विश्वास करो, ईश्वर से डरो। जब देखा हो, जब किसी की मौत होती है तो निमंत्रण पत्र में लिखा रहता स्वर्गवास, और गांव के लोग कहते पक्का नरक में जाएगा, ये बहुत गलत कर्म किया, यही कहते ना। हाँ, तो गांव वालों को लगता है नरक में गया होगा। एक चीज, एक जगह झगड़ा हो रहा था और दोनों आपस में लड़ रहे थे, और एक जो है, मतलब दोनों बड़े अच्छे दोस्त, एक की अपना मदर मक्का का की यात्रा करके आई थी, तो नाली का पानी बहता, उसके लिए झगड़ा हो गया। और गांव में झगड़े होते ही,
मैं एकदम, और दोनों दोस्त मेरे, एक कह रहा है इसकी मदर से, आप कुछ तो डरो, मक्का की यात्रा करके आई हो, आपको जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। क्या देखो, ये सिंपल, मक्का की यात्रा, एक पवित्र स्थान की यात्रा करके आए हो, और पवित्र स्थल की यात्रा करने के बाद आपके अंदर नैतिक विचार होना चाहिए, बुरे विचार नहीं होने। और नाली की पानी को लेकर झगड़े, तो दूसरा क्या कर रहा है, तुमको जहन्नुम में जगह नहीं मिलेगी, आप झगड़े शुरू। इसका मतलब क्या चीज है? वो उलाहना कि आपके मक्का यात्रा सब कुछ क्या हो गया, बेकार। मतलब सिंपल। और गांव में भी क्या होता है, लोग यही कहते हैं, सारी बातें। कुछ लोग, कितना पाप करोगे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मतलब लगता कोई दूसरी जगह है, ये भी कहते हैं। अब एक चीज फिर भी, ये क्या कमाल का विश्वास, कर्म सिद्धांत। अच्छा, कर्म सिद्धांत का लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है कि नैतिक कर्म को प्रोत्साहन, क्योंकि सबको कहां जाना है, स्वर्ग जाना है, किसी को नरक में। नैतिक, क्योंकि कर्म सिद्धांत से कर्तव्यनिष्ठ समाज का निर्माण, कर्तव्यनिष्ठ समाज का निर्माण होता है, ये लाभ है। ये पुनर्जन्म की बात करें हम लोग, ठीक है, चलें। देखो आप, ऐसे देखा हो ना, लोग वृद्धावस्था में क्या करते हैं, एकदम सही काम 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 करते हैं। भाई बुढ़ापा, मरने की बारी आ गई, अब तो अच्छा काम कर ले ताकि स्वर्ग में जगह तो मिल ही जाए। हाँ, बुढ़ापे में, युवावस्था में नहीं करते हैं, ताकि स्वर्ग में सबको स्थान अपना क्या करना है, पक्का करना है। ये चीज है। खैर, हम बात करें पुनर्जन्म की, बात करें हम लोग, पुनर्जन्म में विश्वास होता है। पुनर्जन्म का अर्थ क्या है? इसका सिंपल सा अर्थ है, शरीर के विनाश के बाद आत्मा द्वारा पुनः शरीर धारण करना। यह पुनर्जन्म है। ये देहांत के पश्चात आत्मा द्वारा पुनः शरीर धारण करना, और भारतीय समाज की विशेषता है। हर कोई पुनर्जन्म में क्या करता है, विश्वास करता ही करता है। इसे देखा होगा, हिंदू धर्म में क्या होता है, श्राद्ध, पितृपक्ष आने वाला है, श्राद्ध, और लोग कौवों को खिलाते हैं ताकि उनके पूर्वजों को भोजन क्या हो जाए। ये है नहीं। और अक्सर हर धर्म में किसी न किसी रूप में स्वीकार्य, न्याय के दिन सभी लोग ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए, और ईश्वर उनको स्वर्ग में भेजेगा कि नरक में, उस दिन डिसाइड होगा। ऐसा होता है इस्लाम में, इस्लाम में भी, ईसाईयत में भी यही मान्यता है, देखा जाए। लेकिन लाख कोई पापी हो, उसको भी दिली कमंग इच्छा किसकी होती है, स्वर्ग में चला जाए। इसलिए पाप करने के साथ साथ पूजा पाठ भी करता है, ताकि उसके पाप क्या होते रहे, करते रहे। पर इतना आसानी से कटने वाले तो नहीं है। ये तो वैसा ही हुआ कि साल भर बाद पेपर है, आप 11 महीना से मौज मस्ती किए,
1 महीना में क्या कर लोगे आप? कुछ कर पाएंगे? परीक्षा में फेल होना। तो बुढ़ापे में यदि हम सही कर्म भी करेंगे तो कितना कटेगा? कभी नरक में जाना। फर्क ये है, जहां पहले आपको तंदूर में डाल दिया जाएगा, खौलते तेल में डाल दिया नरक में, अब वहां ऐसा क्या होगा? केवल कुछ उनके सिपासलार या सुरक्षा गार्ड बैठे रहेंगे, हर 10 मिनट में आपके शरीर में क्या करेंगे? कील ठोकते रहेंगे। वो बड़ा कष्टदायक है। मैं एक ही बार तंदूर में डाल दूं नहीं, लेकिन दिक्कत क्या चीज है? आत्मा तो मरती नहीं है। तो बार बार क्या होगा? डालेंगे, जलन होगी, चिल्लाओगे, फिर निकाल लेंगे, फिर डालेंगे। खैर, ये सारी चीजें। अब एक चीज देखो, पर पुनर्जन्म के विश्वास का ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ तो लोग अगले जन्म में अच्छा जीव बनने के लिए, मानव शरीर पाने के लिए अच्छे कर्म करते हैं। पता चला अगले जन्म में मुर्गा बन गया और कोई काट के खा गया तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, पता चला कि बिल्कुल आपने थोड़ा अच्छा का पक्षी का शरीर मिला और पकड़ के जाके देवी के मंदिर में क्या कर दिया? आपकी कुर्बानी दे दिया। ऐसा होता है भाई। जानवरों की लोग बलि देते ही देते हैं, हिंदू धर्म में भी देते, इस्लाम में भी दिया जाता कुर्बानी। अब जानवर, क्या पता वो कौन है? कुछ पता है? बिल्कुल नहीं पता है। जैसे कुछ लोग इतने विश्वासी हैं, मैंने कहा था कुछ लोग मानते हैं कि एक मित्र महोदय ने कहा कि मेरे दादाजी मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। आप ध्यान देने इस बात को। तो मैंने कहा ये कैसे? तो कहा जिस दिन मेरे दादाजी की मौत हुई उसी दिन मेरी पत्नी गर्भ धारण की, और मेरे दादाजी ने कह दिया था कि मरने के बाद पुनः मैं इस घर में आऊंगा। तो मैं सुन रहा था, मैं हंस भी नहीं सकता क्योंकि मित्र हैं, इतनी श्रद्धा विश्वास के साथ कह रहे हैं। अब तो किसी मित्र के घर चले गए और उन्हीं के सामने उन्हीं के मजाक उड़ाओगे तो जो खाने पीने की व्यवस्था वो भी क्या हो जाएगी? मिलेगी नहीं। मैं चुपचाप हाँ सुनता रहा। बाद में जब दिल्ली आया तो फोन किया, भाई आपके दादाजी का क्या हाल है? कहा तो मर गए हैं। तो आपने कहा तभी तो आ गए आपकी पत्नी के गर्भ में। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहा जिस दिन बच्चा जन्म लेगा मैं आऊंगा दादाजी को प्रणाम करने के लिए। अब तो क्या होगा कि तो थोड़ा जेनेटिक होता है ना सारा। भाई दादाजी के जैसा लक्षण है वो सब पोते में तो होगा ही कुछ ना कुछ। लक्षण तो हो गए जेनेटिक। कहते हैं तो उन्होंने क्या कहते हैं, हमारे दादाजी में जो जो आदतें थी वो भी गुस्सैल प्रवृत्ति के थे। मेरा बच्चा भी गुस्सैल प्रवृत्ति का है। हमने कहा जो अधिकांश बच्चे गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। अब बुढ़ापे में हर बूढ़े व्यक्ति क्या होते हैं? गुस्सा करते हैं। ये तो कॉमन चीज है। किसके घर में वृद्ध व्यक्ति गुस्सा नहीं करता है? क्रोध तो करता है, डांटता जरूर है। और बच्चे भी क्या होते हैं? कभी कभी गुस्सा करते ही करते हैं। पहले क्या था, दादाजी को डांट सकते थे, अब बच्चे को तमाचा मार दो, बच्चा क्या हो जाएगा? पर मैं क्या, खबरदार तमाचा मत मारिएगा, वो तमाचा सीधे किसको लगेगा? दादाजी को। पुनर्जन्म में विश्वास। मेरी बात समझ में आ गई? ये चीज कर्म पुनर्जन्म में विश्वास की हम बात करें। अब एक चीज सोचो, अगली क्या विशेषता है? सादा जीवन उच्च विचार की बात करें। उच्च विचार, एक बात ध्यान दो, इसका मतलब क्या चीज है? सादा जीवन उच्च विचार की बात करें हम लोग, मतलब दिखावे की प्रवृत्ति से दूर। दूसरी चीज, वैचारिक श्रेष्ठता पर बल। तीसरी चीज, वसुधैव कुटुंबकम।
ये सादा जीवन उच्च विचार की बात करें, इतनी बातें हम बात करें, अंत में देखा जाए धर्म की प्रधानता है। धर्म कितना जबरदस्त प्रभाव है भारतीय समाज पर कि जन्म से लेकर मृत्यु तक और सुबह उठने से शाम सोने तक प्रत्येक गतिविधि पर धर्म का प्रभाव है। अधिकांश लोग आध्यात्मिक हैं, किसी न किसी रूप में ईश्वर में विश्वास करते ही करते हैं। अरे बात आप कहते हो ईश्वर ने ऐसा किया, ईश्वर ये करेंगे, ऐसा होगा, ये है ईश्वर में विश्वास। अध्यात्मी तो है, आध्यात्मिकता। बातें समझ में आ गई? ये है भारतीय समाज की विशेषता। सोशल मोबिलिटी अलग होता है, सामाजिक गतिशीलता अलग होता है, डायनेमिक, मतलब उसमें निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होते रहना। जैसे इन्होंने क्या कहा, एक शब्द सामाजिक गतिशीलता, मैं बताना चाहता हूं सामाजिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। ध्यान सुनो इस बात को। समाज में मोबिलिटी होती है, सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या होता है। अब इस लेयर पे हो ना, अब ये बिजनेस कर रहे हो, इस बिजनेस को छोड़ के इस बिजनेस को अपना लो। आप समाज में अपनी स्थिति में परिवर्तन करते रहो, या अब यहां से लेके यहां तक अपना लो। आप ए लेवल का बिजनेस है, आप यहां चले गए, आप ठेला लगा रहे थे, अपने शोरूम खोल लिया। सामाजिक गतिशीलता, समझ में आ रही बात है? इसको कहते हैं सोशल मोबिलिटी। दूसरी चीज बात करें हम लोग, मान लिया जाए, इसे ध्यान देने इस बात को, मान लिया जाए अभी तक आप पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हो, आपने नौकरी शुरू कर दिया, सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिया बिजनेस छोड़ करके, ये क्या है? सामाजिक गतिशीलता ही तो है, सोशल मोबिलिटी का मतलब। और सोशल मोबिलिटी को प्रभावित करने में भूमिका किसकी है? एजुकेशन की, हेल्थ की। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए, एक चीज देखो ध्यान से, मान लिया जाए शिक्षा का प्रसार हो, गुणवत्ता में वृद्धि, एवं शिक्षा का प्रसार हो। दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, वित्तीय समावेशन। पांचवी चीज देखा जाए, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार की बात करें, ये सब मिल करके क्या करेंगे? सामाजिक गतिशीलता को प्रमोट करते हैं। सोशल मोबिलिटी की बात करें, ये सब के सब सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करते हैं। ये हाँ, हाँ, नहीं, गतिशीलता का मतलब क्या होता है ना, जाति व्यवस्था में कमजोर तो हो ही रही है ना, अरे कठोरता तो कम हो रही है ना, तो गतिशील तो हो ही रहा है, पर वो खत्म नहीं होगा। आप ये कह सकते हो, खत्म क्यों नहीं होगा? रीजन क्या चीज है? क्योंकि मैं लिखवा चुका हूं, जाति व्यवस्था से वो सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं जो एक वेलफेयर स्टेट में किसी को प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा एग्जांपल हो, मान लिया जाए एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करो, शिक्षा तक सभी की पहुंच बढ़ा दो, और ये है क्या चीज बताओ? SDG 4 है ये। स्वास्थ्य सुविधा तक सभी की पहुंच SDG 3 है ये। अब बताओ सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्यक्ति एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरा व्यवसाय अपना ले, ये नहीं सोशल मोबिलिटी है। पर व्यवसाय में तब परिवर्तन होगा जब शिक्षित होगा और स्वस्थ होगा। शिक्षित तब होगा जब शिक्षा तक सभी की पहुंच आसान हो और एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो।
व्यवसायिक शिक्षा दी जाए, सभी बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा दिया जाए, तो सोशल मोबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अब एक बात ध्यान दो, मान लिया जाए गरीबी, भूखमरी उन्मूलन कार्यक्रम की बात करो आप। हमेशा गरीबी को चोट करो, गरीबी क्या करेगी? सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। पर गरीबी पर यदि चोट पहुंची और भुखमरी पर चोट पहुंची तो सामाजिक गतिशीलता बढ़ जाएगी, सोशल मोबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि गरीब, अब गरीब व्यक्ति क्या दूसरा व्यवसाय अपनाने के लिए सोच सकता है? वो ठेला लगाता ही रहेगा, उसकी गरीबी दूर कर दो। जैसे एग्जाम्पल लो आपसे, एग्जाम्पल लो, एक कूड़ा कबाड़ का काम करता था, अखबार खरीदता था, कबाड़। वित्तीय समय बैंक में उसका अकाउंट खुला और बैंक से उसको लोन मिल गया। जब लोन मिल गया तो दुकान खोल लिया वो। अब एक बार मार्केट में जब देखा उसको तो बुलाया, दौड़ा दौड़ा, अरे भैया आइए आइए चाय पीजिए। हमने कहा आप इधर कैसे? कबाड़ का। कहा मैंने बंद कर दिया, 2 साल हो गया, मेरे बैंक में अकाउंट, पैसा मिला बैंक से, मैं बिजनेस, कहा मैं सक्सेस हूं। और दुकान में 3-4 लोगों को जॉब भी दे दिया था। सोशल मोबिलिटी। पहले साइकिल से घूमता था, सारी बातें। अब एक बात दूसरी चीज देखा होगा, डिजिटल तकनीक तक पहुंच। हमेशा ध्यान दो, सबके हाथ में स्मार्टफोन आ जाए, इंटरनेट का सभी लोग उपयोग करने लगे, तो डिजिटल युग में अधिकांश जो जॉब है वो डिजिटल बेस है। स्मार्टफोन तक सभी की पहुंच आसान हो गई, तो लोगों का व्यवसाय क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग ठेला लगाते थे, पर कॉमेडियन थे। स्मार्टफोन आया, इंटरनेट की सुविधा बढ़ी, स्मार्टफोन का यूज करके उन्होंने क्या किया? कॉमेडी शो शुरू कर दिया। ये उनके व्यूज, सब्सक्राइबर सब बढ़ गए। ऐसा हुआ। यहां भी वही चीज है। वित्तीय समावेशन में क्या चीज है? बैंक तक सभी की पहुंच। बैंक तक यदि सभी की पहुंच होगी तो बैंक से लोन प्राप्त होगा, और लोन प्राप्त होगा तो व्यवसाय। क्लियर? अगली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करो आप। इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना ज्यादा विकास होगा, निवेश उतना ज्यादा होगा। निवेश ज्यादा होगा तो जॉब क्रिएट होगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो व्यवसाय क्या हो जाएगा? अभी मैं ठेला लगा रहा था, सड़कों का विकास हुआ, कंपनी लग गई, अब मैं ठेला लगाना बंद करके जॉब ज्वाइन कर लूंगा। सोशल मोबिलिटी। अगली चीज, सोशल कल्चरल रिफॉर्म की बात करो। सामाजिक सांस्कृतिक सुधार, छुआछूत को दूर करो, घूंघट प्रथा को दूर करो, तमाम चीजें। छुआछूत दूर होगी तो सामाजिक गतिशीलता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगली चीज, ये तो बात समझ में आ गई। तो कैसे सोशल मोबिलिटी को प्रभावित करने के कारक हैं? अब मान लिया जाए मानव विकास क्या करेगा? सोशल मोबिलिटी को प्रभावित करेगा। मानव विकास में 3 चीजें हैं, एजुकेशन, हेल्थ और जीवन स्तर है। अब विश्वकर्मा योजना सामाजिक गतिशीलता को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। क्योंकि विश्वकर्मा योजना के तहत आपको उधार मिलेगा, उधार मिलेगा तो क्या होगा? सामाजिक गतिशीलता होगी। ये चीज देखो जरा, ये बातें समझ में आ गई। सोशल मोबिलिटी को कैसे यह प्रमोट करेगा? ये अच्छी बात करना चाहता हूं।